नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी दिन भर की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की या उन खबरों की जो प्रदेश से सीधे जुड़ी हैं। बात करेंगे किसानों के महासंग्राम की। किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ नॉन स्टॉप घमासान जारी है। ये किसान कड़ाके की सर्दी के बीच 21 दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं। और बात होगी फीस पर फैसले की। मामले में बहस पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 18 दिसंबर को फैसला आ सकता है। और बात करेंगे नौकरी के लिए फर्जीवाड़े की और मिलवाएंगे विजय दिवस पर थार के जिंदा हीरो से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। 337 नए पदों का सृजन होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 337 नए पद, 46 एटीपी की सीधी भर्ती होगी। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग में 308 नए शैक्षणिक पद का ऐलान हुआ है। टीएडी में कॉलेज छात्रावास अधीक्षक के 4 नए पद सृजित हुए। नव सृजित 8 न्यायालयों के लिए 25 पद मंजूर किए गए। बड़ी खबर है इस वक्त की, एक तरह से खुशखबरी है। गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने के ठीक पहले यह बड़ा फैसला, एक बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो रोजगार तलाश रहे हैं। 337 नए पदों का सृजन हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, 2 साल पूरा होने की पूर्व संध्या पर ठीक पहले यह बड़ी खुशखबरी। सरकार के 2 साल पूरा होने से पहले ये बेरोजगारों के लिहाज से जो पद है वो मंजूर किए गए हैं। अलग अलग विभागों में 300 से ज्यादा पद है, उनको मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एटीपी जो नगर नियोजन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के जो विकास प्राधिकरण है अलग अलग, उनमें नगर नियोजन विभाग की बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में टाउन प्लानर के पद है वो लंबे समय से खाली पड़े हुए थे, और इन पदों के खाली होने से योजनाबद्ध जो शहरों का विकास है वो नहीं हो पाता। बहुत सारी जगह पर जो मास्टर प्लान बनाए जाते हैं उनमें बड़ी दिक्कत आती है। इस लिहाज से जो एटीपी की भर्ती है उसको भी मंजूरी दी गई है। और कई विभागों में पद है वो भी मंजूर किए गए। कल भी जो सीएचओ के 1500 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई थी। तो सरकार के 2 साल पूरा होने पर ये जो भर्तियां हैं इनका काम आगे बढ़ाने का भी फैसला नीतिगत स्तर पर किया गया है। सरकार के स्तर पर यह फैसला हुआ है कि जो लंबित भर्तियां हैं उनको धीरे धीरे निकाला जाए। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं किसान आंदोलन की, जो पिछले लगातार 21 दिनों से जारी है। आज की बात करें तो अपडेट्स जान लीजिए। दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर जाम है। वहीं नोएडा से दिल्ली आने वाला रास्ता बंद है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मसले पर पहल की है, कमेटी बनाने की नसीहत दी है। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले पर फिर सुनवाई होगी। तेज ठंड और ओस की बूंदों के बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं। इनमें से कई की कड़ाके की सर्दी के चलते मौत की खबरें हैं। इसके बावजूद किसान मांगों से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ अलवर जिले के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसानों का पड़ाव जारी है। किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक रखा है। इसी बीच बुधवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिले से कुछ और किसान पड़ाव स्थल पर पहुंचे, जिससे आंदोलन कर रहे किसानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। बुधवार को ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसके बाद किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम न करें और अगर बात करनी है सभी किसानों से एक साथ बात करें। बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को लेकर किसान 20 दिसंबर को गांव और कस्बों के रास्तों को जाम करके उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। सर्दी और सरकार से लड़ते किसानों का ऐलान। कानूनों को खत्म किए बिना नहीं समाधान।
आंदोलन में अब तक 20 प्रदर्शनकारियों की मौत। 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे किसान। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दी जाएगी श्रद्धांजलि। तो सभी लोग अपना काम छोड़कर ये काम जरूर करें। हम इस आंदोलन में सड़क पर तो नहीं आ सके, गांव के बाहर से तो नहीं आ सके, लेकिन गांव में बैठकर भी इस आंदोलन की यज्ञ में आप आहुति दे सकते हो। गौरतलब है कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से अब तक 20 किसान शहीद हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शन से हर दिन औसतन 1 किसान की मौत हो रही है। झुंझुनू में धरना दे रहे किसानों ने खम ठोककर ऐलान किया कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, जब तक अन्नदाताओं का हल्ला बोल जारी रहेगा। आज धरने का 21वां दिन है और ये धरना तब तक चालू रहेगा जब तक ये सरकार तीनों बिल वापस नहीं ले लेती है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का संवैधानिक रूप नहीं दे देती, तब तक ये धरना चलता रहेगा। गौरतलब है कि सरकार ने अपने संशोधन प्रस्ताव में एमएसपी, मंडी सिस्टम पर लिखित गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ बदलाव, किसानों पर दर्ज किए गए केस वापसी की बात कही थी। हालांकि किसान संगठन अब तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़ गए हैं। इसी के बाद से सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत ने फिर ट्वीट कर केंद्र को घेरा। सीएम ने लिखा, औद्योगिक जगत, सीआईआई और एसोचैम ने किसान आंदोलन के चलते अर्थव्यवस्था को हो रहे भारी नुकसान को लेकर चिंता जताई है। पहले से ही बेपटरी हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। किसान खुद इस सर्दी के समय में सड़कों पर कठिन स्थितियों में जूझ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की तरफ से उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेने और इस गतिरोध को दूर करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं होता दिख रहा। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोटा में किसान चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। मेघवाल ने कहा कि कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने का जिक्र है। गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने वाले हैं और प्रशासनिक खामियों को दूर करने की कोशिश जारी है। राजधानी जयपुर के साथ ही कोटा और भरतपुर में सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण जोरों पर है। कोताही बरतने वाले कर्मचारियों में हड़कंप है, लेकिन आम जनता के लिए ये सुकून भरी खबर है। विभागों के औचक निरीक्षण में जुटे अधिकारी, कहीं कर्मचारी गायब, कहीं कुव्यवस्था कायम। औचक के निरीक्षण से महकमों में मचा हड़कंप। मरुधरा के 3 शहरों की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जहां शहर में स्थित स्कूल, अस्पताल सहित कई विभागों का अधिकारी औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कई स्कूलों में शिक्षक गैर हाजिर मिले, वहीं कई अस्पतालों में डॉक्टर। गुरुजी वक्त पर स्कूल पहुंच रहे हैं, चिकित्सक समय पर अस्पताल आ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी हो चाहे बिजली महकमा हो, तमाम कर्मचारी आज ड्यूटी पर मौजूद हैं। कोई लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि कलेक्टर साहब और संभागीय आयुक्त से लेकर तमाम अधिकारी फील्ड में हैं और ये जान रहे हैं कि आखिर सरकारी कर्मचारी क्या समय पर अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं। जयपुर संभाग के अधिकारी फील्ड में हैं और औचक निरीक्षण जारी है। स्कूलों में शिक्षकों के अटेंडेंस रजिस्टर चेक हो रहे हैं। कर्मचारियों की उपस्थिति देखी जा रही है। निरीक्षण के दौरान विभागों में खामियां मिल रही है। इसी सिलसिले में जब कलेक्टर पीएचईडी कार्यालय पहुंचे तो जेईएन गायब मिले। तो इसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी भाई एडिशनल चार्ज है तो वीक के कुछ दिन निर्धारित किए जाएंगे जिसमें यहाँ बैठे और बाकी दिन वहाँ बैठे। तो निश्चित रूप से पूरे बगरू में सबसे खराब हालत जो इस कार्यालय की, जो छोटा सा कार्यालय है जेईएन कार्यालय, उसकी भी साफ सफाई की सब में इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि किसका है, किस प्रकार से क्या सुनवाई के टाइमिंग्स वगैरह का, तो ये निर्देश दिए कि भाई इसकी पालना करेंगे। क्या एक्शन लेंगे आप जो जिम्मेदार लोग जिन्होंने लापरवाही करी है उनके खिलाफ? पहले जो हमने जो बताया ना कि भाई प्यूनिटिव एक्शन से पूर्व इनको एक मौका दिया जाएगा, यदि नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तस्वीर कोटा कनवास की है, जहां एसडीएम राजेशान डागा ने उच्च मध्य विद्यालय सावन भादो का औचक निरीक्षण किया, जहां पूरी तरह कुव्यवस्था मिली और स्कूल के ज्यादातर शिक्षक गायब दिखे। एसडीएम ने गैरहाजिर शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब किया है। वहीं तीसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां जिले के कलेक्टर नतमल डिडेल ने
प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर लाने के कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कलेक्टर सभी अधिकारियों को विकास कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। कुल मिलाकर इन दिनों मरुधरा के महकमों में हड़कंप की स्थिति है और वरिष्ठ अधिकारी विभागों का सरप्राइज विजिट कर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं और जहां भी कमी पाई जा रही है उन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर आगे से मुस्तैद रहने की सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब वो जिंदा था तो उससे तलाक ले लिया और जब वो मर गया तो उसे अपना पति बता दिया और विधवा बन सरकारी नौकरी ले ली। ये कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, लेकिन ये असली है, ये दावा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा, खेल पड़ा, खिलाड़ी आला, तलाकशुदा का खेल निराला, विधवा कोटा गड़बड़ झाला। जी हां, आरोप है इस महिला पर जो अजमेर के सराधना कस्बे के सरकारी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान पद पर तैनात हैं। आरोप ये कि अनु शर्मा ने तथ्य को छिपा विधवा कोटे से नौकरी हासिल किया है। पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अंदर ये महिला जो है फर्जी तरीके से अपने पति के दस्तावेजों का उपयोग करके जो है ये प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नदी प्रथम सराधना के अंतर्गत पदस्थापित हुई है। इसकी शादी जो है गोपाल शर्मा से 11/2/1997 को ब्यावर में हुई थी। इसी शादी के उपलक्ष्य में इसने जो है 18/5/2004 को माननीय पारिवारिक न्यायालय अजमेर में विवाह विच्छेद हेतु आवेदन किया। 12 जून 2007 को माननीय पारिवारिक न्यायालय अजमेर ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करी। जो शपथ पत्र दिया है सरकार को कि मैं विधवा हूँ, तो निश्चित तौर पर ये गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया और उनकी उस श्रेणी में नहीं आते और इस प्रकार से अनुचित लाभ लेने के लिए, सरकारी लाभ लेने के लिए उन्होंने दस्तावेजों का, जिसे कहते हैं कि फ्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, तो वो जरूर किया है और कानूनी रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। प्रथम दृष्टया ऐसा पाया जाता है। अनु शर्मा के खिलाफ संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग को शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि अनु शर्मा ने नौकरी हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा किया और जिससे तलाक ले चुकी है उसी की विधवा बन सरकारी नौकरी हासिल की। जब डिग्री पारित करी गई तो उसके बाद में जो इनका और श्री गोपाल शर्मा का किसी तरीके से जो है पति पत्नी का संबंध पूर्णतः खत्म हो जाता है और एक दूसरे का अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। तो इस महिला ने जो है गोपाल शर्मा की मृत्यु 1/10/2013 को हुई और 18 या 20 में जो ये भर्ती निकली उसके अंदर जो है इन्होंने अपने उस मृत्यु गोपाल शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र दे के अपने आप को विधवा बताते हुए जो है ये नौकरी हासिल करी, जो पूर्णतः गलत है और फर्जी है। मैंने जो है सारे दस्तावेज लगाते हुए माननीय शिक्षा निदेशक महोदय को भी और डायरेक्टर साहब को भी आग्रह किया है कि उक्त मामले में कार्रवाई करो। शिकायतकर्ता ने शिक्षा मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री से भी अपील की है इस मामले की संज्ञान लेने की, ताकि आगे से कोई ऐसा फर्जीवाड़ा न कर पाए। मुख्यमंत्री महोदय से और श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहूँगा कि उक्त मामले में उच्च स्तरीय जांच करें और शिक्षा विभाग से मैं चाहूँगा कि वो तुरंत प्रभाव से जो है इसके खिलाफ लीगल पैनल से जो है इनके अधिवक्तागण से राय लेते हुए इसकी सेवा समाप्त करें। क्यों इस तरीके से और ताकि जो है जनता में अच्छा मैसेज जाए। ऐसे में कई सवाल हैं। सवाल की आखिर विधवा कोटे से अनु शर्मा को नौकरी कैसे मिली? इस फर्जीवाड़े में अनु शर्मा का साथ किसने दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर फर्जीवाड़ा करने वाली अनु शर्मा को सेवा मुक्त कब किया जाएगा? अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। प्रदेश में पिछले 9 महीनों से फीस को लेकर चला रहा फसाद अब थम जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज मामले में सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित रखा है। एक रिपोर्ट। फीस पर फैसला जल्द। फीस वसूली केस की सुनवाई हुई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 18 दिसंबर को आ सकता है फैसला। राजस्थान उच्च न्यायालय में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के मामले में बुधवार को सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान एक अभिभावक संघ की ओर से कहा गया है कि कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार को फीस वहन करनी चाहिए या
स्कूल खुलने के बाद भी स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस का 30% ही वसूलना चाहिए। सभी पक्षकारों ने अपनी बहस करी। जो अभिभावक थे उनकी तरफ से यही कहना था कि स्कूल के द्वारा 30 से 40% से ज्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर पूरा करिकुलम नहीं पढ़ाया जा रहा। मामले में निजी स्कूल संचालकों की ओर से तर्क दिया गया कि देश के 8 हाई कोर्ट इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए 100% ट्यूशन फीस लेने का निर्णय सुना चुके हैं, तो मरुद्रा में ऐसा क्यों नहीं? और इस पर पूरे हिंदुस्तान में करीबन 8 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ये डिसाइड किया है कि ट्यूशन फीस जो हो वो पूरी 100% ले सकें या टोटल फीस का 80%। तो ये सभी तर्क कोर्ट के समक्ष दे दिए गए हैं और ऑर्डर सुरक्षित है। तो जल्दी इस पे एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा ऑर्डर आने की संभावना है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन की याचिका पर 7 सितंबर को निजी स्कूलों को 70% ट्यूशन फीस वसूल करने की छूट दी थी। राज्य सरकार की ओर से इस आदेश के खिलाफ पेश अपील पर खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को अंतरिम रूप से फीस तय करने को कहा था, जिसकी पालना में राज्य सरकार ने सिलेबस के आधार पर फीस तय की है। बहरहाल संभावना है कि अदालत 18 दिसंबर तक मामले में फैसला सुना सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं शहर शहर संग्राम की। कहीं माफिया के आतंक का विरोध और गिरफ्तारी की मांग, कहीं सरकारी नल को तोड़ने को लेकर प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर शहर शहर संग्राम दिख रहा है। डूंगरपुर में बजरी माफिया के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अजमेर में सरकारी नल तोड़ने को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया और इधर विरोध की ही तस्वीरें उदयपुर से भी सामने आई। और अब इन्हें विस्तार से भी जान लें। सबसे पहले बात करते हैं डूंगरपुर जिले में धोबी समाज के प्रदर्शन की। जयपुर में धोबी परिवार पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में धोबी समाज एकीकरण महासंघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। जयपुर के दूदू थाना क्षेत्र के पडासोली गांव में बजरी माफिया ने धोबी परिवार पर जानलेवा हमला किया था, जिसे लेकर यह प्रदर्शन हुआ। समाज ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। और इधर अजमेर की नया बाजार सराओगी मोहल्ले में सरकारी नल को तोड़कर निर्माण करने के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने विरोध किया। नल की व्यवस्था दोबारा शुरू करने की मांग की। इनका कहना है कि सराओगी भोले में सार्वजनिक 4 नल लगे थे, लेकिन जैन परिवार ने निर्माण कराने पर उन्हें तोड़ दिया। व्यवस्था जल्द ठीक न होने पर आंदोलन होगा। और उदयपुर के दहली गेट चौराहे पर सब्जी विक्रेताओं ने महापौर और उप महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल निगम ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर कई ठेला व्यवसायियों को हटाते हुए रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया था, जिसके बाद परेशानी झेल रहे विक्रेताओं ने विरोध किया। प्रदेश में अवैध खनन माफिया सक्रिय है और इस बीच प्रशासन की चुप्पी लोगों की परेशानी का सबब बन रही है। 2 अलग अलग जिलों से खनन माफियाओं के कहर की खबरें सामने आई। टोंक जिले में प्रशासन की लापरवाही दिखी। राजसमंद में खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब इन्हें भी विस्तार से जान लें। टोंक जिले में बजरी माफिया के कहर से लोग खासे परेशान हैं। ग्रामीण मार्गों से होकर राजधानी जयपुर को जाने वाले बजरी ट्रैक्टरों पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान बगड़ी गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। एसआईटी के लचर रवैये को लेकर गांव के बीच चौराहे पर महिलाओं ने ट्रैक्टरों को रोका और विरोध जताया। और राजसमंद से होकर निकलने वाली बनास नदी में लगातार अवैध खनन हो रहा था। काफी शिकायतों के बाद आखिरकार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक्शन हुआ। पुलिस ने दबिश देकर अवैध बजरी और क्वार्ट्स के खिलाफ कार्रवाई कर एक एलएनटी मशीन, बजरी से भरा डंपर और अन्य सामान जब्त किए। आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी गोपाल सिंह ट्रैप किया गया है। बीमा क्लेम राशि भुगतान के नाम पर यह घूस ले रहा था। 3000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया। इधर भीलवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई। सहायक लेखाधिकारी भगवत सिंह ट्रैप हुआ है। स्टाम्प लाइसेंस जारी करने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। 51,000 की रिश्वत लेते पकड़ लिया गया।
और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं सहयोगी सौरभ से। तो सौरभ, एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन अलग अलग जगहों पर लगातार जारी है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ही जयपुर में भी और भीलवाड़ा में भी एसीबी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर में जो बीमा और प्रावधान निधि विभाग है उसमें एक जीपीएफ अनुभाग है, उसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी है गोपाल सिंह, उसे ट्रैप किया गया है। जयपुर एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल जो पीड़ित हैं उसके बीमा और जो क्लेम की राशि का जो भुगतान करना था उसकी एवज में जो है वो इस आरोपी ने रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उसकी जो है वो मेडिकल एसीबी द्वारा कराया जा रहा है। इसके अलावा भीलवाड़ा में जो अभी जो कार्रवाई हुई है उसमें परिवादी की पत्नी है, उसके नाम पर स्टांड लाइसेंस जारी करने के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रा विभाग में करीब 2 वर्ष से आवेदन किया हुआ था पीड़ित ने, और उसको लेकर जो है वो आरोपी भगवत सिंह चौधरी है सहायक लेखाधिकारी, उसने 51,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने उसे भी दर्द पहुंचा। यानी आज ये तीसरी एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। उससे पहले चूरू में भी कार्रवाई हुई थी और जयपुर और भीलवाड़ा में अभी अभी एसीबी द्वारा 2 घूसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जी शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।